हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई एम योर एजुकेटर मालविका मैम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आपने फेस्टिवल्स को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा, खूब सारी मस्ती की होगी। पर अब टाइम आ गया है कि हम पूरा जी जान लगाकर वापस से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। तो जितनी मस्ती करनी थी अब हो चुकी है, ठीक है बच्चों? तो अब हम क्या करेंगे, अपनी स्टडी पे फोकस करेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों हम जानेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में और ग्रेविटेशन के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो इसमें कहा गया है बच्चों कि इन एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जितने भी एक्शन होते हैं उनका क्या होता है, हमेशा एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। और ये जो एक्शन और रिएक्शन हुए ये क्या है, दो फोर्सेस हैं जो एक्ट करते हैं दो डिफरेंट बॉडीज़ पर और डिफरेंट डायरेक्शन में। और इनका बच्चों जो मैग्नीट्यूड होता है एक्शन और रिएक्शन का, ये क्या होता है, ये इक्वल होता है, ठीक है। जैसे बच्चों हम मानते हैं कि ये है हमारी दो बॉडीज़, एक है बच्चों हमारी बॉडी ए और एक है बॉडी बी। तो हमारी जो बॉडी ए है वो क्या कर रही है, बी पे फोर्स अप्लाई कर रही है, और जो बॉडी बी है वो ए पे फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, हमारी दो बॉडीज़ हो गई और ये क्या कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई कर रही हैं। और इनका बच्चों जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी अगर जो बॉडी ए है वो 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है, तो जो बॉडी बी है वो भी 20 न्यूटन का जो फोर्स होगा वो अप्लाई करेगी। तो यही बच्चों क्या है, हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जिसमें हमें पता चलता है कि जितने भी एक्शन होते हैं उनका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि जब क्या करते हैं, हम मूव करते हैं या वॉक करते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्राउंड पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, जो हम किस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, बैकवर्ड। लेकिन ग्राउंड क्या करता है, वो भी हमारे पैरों पे फोर्स अप्लाई करता है सेम मैग्नीट्यूड से, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड होता है, ठीक है। जिस वजह से हम क्या कर पाते हैं, आगे की ओर मूव कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो एक्शन था वो क्या था कि हमने ग्राउंड पे फोर्स अप्लाई किया बैकवर्ड, और इन रिएक्शन क्या हुआ कि ग्राउंड ने भी हमारे पैरों पर फोर्स अप्लाई किया, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या था, फॉरवर्ड, जिस वजह से हम क्या कर सके, आगे की ओर मूव कर सके, ठीक है। और बच्चों जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बोटमैन होता है वो क्या करता है, बोट को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, पानी को बैकवर्ड पुश करता है ओर की हेल्प से। तो इसके रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, जो पानी होता है वो भी क्या करता है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन यानी कि फॉरवर्ड, वो भी क्या करता है, बोट पे फोर्स अप्लाई करता है, जिस वजह से क्या होता है, जो बोट होता है वो आगे की ओर मूव कर पाता है। तो यहाँ पर एक्शन क्या हुआ कि जो बोटमैन ने पानी को बैकवर्ड पुश किया, और इसके रिएक्शन में क्या हुआ कि जो पानी है उसने भी क्या किया, बोट पर फोर्स अप्लाई किया इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, जिस वजह से क्या हुआ कि जो हमारी बोट थी वो आगे की ओर बढ़ती है। और बच्चों आपने देखा ही होगा, या अगर आप खुद स्विम करते होंगे तो आपने नोटिस किया ही होगा कि जो स्विमर होता है वो क्या करता है, पानी को अपने हैंड से बैकवर्ड पुश करता है, लेकिन इसके रिएक्शन में क्या होता है, जो वाटर होता है उसको फॉरवर्ड पुश करता है, जिस वजह से क्या होता है, वो स्विमिंग कर पाता है। और बच्चों
हम सभी ने रॉकेट को तो देखा ही है कि किस तरीके से वो इतनी आसानी से इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। मून पर, मार्स पे, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स हैं उन सभी पर कितनी आसानी तरीके से वो पहुंच जाता है। तो अक्सर आप सोचते होंगे कि किस तरीके से इतनी ज़्यादा हाइट पे जो रॉकेट है वो चला जाता है। तो बच्चों ये होता कैसे है कि जो हमारा रॉकेट होता है उसके बाहर एक नोज़ल होता है। तो उससे क्या होता है, तो क्या होता है बच्चों, जो हमारा रॉकेट है उसके अंदर फ्यूल होता है और जब वो बर्न होता है तो क्या होता है, रॉकेट के अंदर एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है, हाई टेम्परेचर होता है और जो बच्चों उस नोज़ल के थ्रू क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, तो वो सारी जो बच्चों गैसेस हैं वो क्या हुई, बाहर की ओर निकली और ये क्या करती हैं, एक इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती हैं हमारे रॉकेट पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो रॉकेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। तो यहाँ पे बच्चों जो एक्शन था वो क्या हुआ कि जो फ्यूल है वो रॉकेट के अंदर बर्न हुआ, फिर उससे क्या हुआ, जो प्रेशर क्रिएट हुआ, हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, टेम्परेचर जो है वो हाई हुआ और नोज़ल के थ्रू जो वो सारी गैसेस है वो बाहर निकली और उन गैसेस ने क्या किया, एक प्रेशर क्रिएट किया, फोर्स अप्लाई किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जो हमारा रॉकेट है वो फॉरवर्ड यानी कि ऊपर की ओर चला जाता है। तो ये था बच्चों हमारे न्यूटन का थर्ड लॉ, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। आगे हम देखेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। तो अब बच्चों हम देखेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस यूनिवर्स में जितने भी मास पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो एक मास पार्टिकल होगा वो दूसरे मास पार्टिकल को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और यही बच्चों जो फोर्स है जो इन दोनों के बीच में क्या करता है, वर्क कर रहा है, इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक्ट कर रहा है दो पार्टिकल्स के बीच में, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी बच्चों जैसे यहाँ पे हमारे क्या है, ये दो पार्टिकल्स हैं, एक है हमारा ए और एक है बी। ठीक है, और ये जो बच्चों आर है ये क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है और ये m1 और m2 क्या है, इनके मास है। तो बच्चों जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, जो इसका मास है यानी कि m1 और m2 का जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो इसका डिस्टेंस है यानी कि जो r है इसके क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है r के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और जो सेकंड है उन दोनों को कंबाइन करेंगे ताकि हम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला है वो पता कर सकें। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, हमारा प्रोपोर्शनल का सिंबल है और हम जानते हैं कि जब भी हमें प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाना होगा तो उसकी जगह पे हमें एक कांस्टेंट रखना होगा। तो यहाँ पे जो बच्चों हमारा कांस्टेंट होगा वो होगा जी, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे इक्वेशन को। तो जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा इक्वल टू जी, जो क्या है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये बच्चों जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 और इसको हम डिवाइड कर देंगे r के स्क्वायर से। तो ये बच्चों जो फॉर्मूला है वो हमारा किसका आ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। अब बच्चों हमें क्या पूछता है कि जो g है यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसका हमें यूनिट और वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों इसका फॉर्मूला हम कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जो हमारा g होगा वो इक्वल हो जाएगा f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, अब हम पता करेंगे इसका SI यूनिट। तो सबसे पहले हम बच्चों देखेंगे कि जो ये सारे हैं हमारे, इन सब का यूनिट क्या है SI में, तो हम इजीली पता कर सकेंगे कि जो g है हमारा उसका SI यूनिट क्या होगा।
तो बच्चों हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है उसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। और यहाँ पे जो हमारा आर है वो क्या है, दूरी। तो दूरी को हम जो एसआई यूनिट है उसमें किस में मेजर करेंगे, मीटर में। और जो मास है उसका जो एसआई यूनिट होगा वो होगा किलोग्राम। तो बच्चों जो हमारा एसआई यूनिट हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, वो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारा एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो यूनिट है एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि जो एसआई यूनिट होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वो क्या होता है। अब बच्चों हमें एक और चीज़ पूछती है जो है इसकी वैल्यू। तो बच्चों जो हमारी वैल्यू होगी जी की वो हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ जी। और ये एक कैसी क्वांटिटी है, तो ये बच्चों हमारी है एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब बच्चों हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ जी, यानी कि जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो बच्चों क्या होता है कि इसके लिए कंडीशन होती है कि जब दो हमारे क्या हो, पार्टिकल हो, ठीक है, और इन दोनों का जो मास हो कितना हो 1 kg, और इनके बीच का जो डिस्टेंस हो वो कितना हो 1 मीटर। तो इस कंडीशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में वर्क करेगा वो क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जैसे बच्चों हमने देखा, तो यहाँ पे क्या है, हमारी ए बॉडी है और यहाँ पे हमारी बी बॉडी है। ठीक है, और इसका जो बच्चों मास होगा वो कितना होगा 1 kg, और इसका भी कितना होगा 1 kg, और इसके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी 1 मीटर। तो इस कंडीशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा वो क्या होगा बच्चों, हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, न्यूमेरिकली इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस, जो क्या होते हैं 1 kg के ईच होते हैं, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 1 मीटर का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डेफिनेशन ऑफ जी। अब बच्चों हम देखते हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले बच्चों आता है कि ये क्या होते हैं, नेचर में अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि ये क्या करते हैं कि जो दो पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, मास होता है, तो इनको क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो इनका नेचर क्या हो गया, अट्रैक्टिव होगा। और ये क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ मासेस से। जैसे अभी हमने देखा ही कि जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्रेविटेशनल, ये क्या होता है, जो प्रोडक्ट का होता है, मासेस का जो प्रोडक्ट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो उन दोनों के बीच की दूरी होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ये बच्चों केवल जो हेवनली बॉडीज़ होती हैं उन्हीं के बीच सिग्निफिकेंट होता है, और जो ऑर्डिनरी बॉडीज़ होती हैं उनके बीच क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है। तो ये थे बच्चों हमारे कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के सिग्निफिकेंस। आगे आता है बच्चों हमारा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी तक हम किसके बारे में स्टडी कर रहे थे, ग्रेविटेशन के बारे में, जो पूरे यूनिवर्स पे अप्लाई होती है। लेकिन जैसे ही बात आएगी ग्रेविटी की, तो ये कहाँ पे अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा हमारे अर्थ पे। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो क्या करता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसमें बच्चों जो फोर्स काम करता है जिसकी वजह से जो हमारा अर्थ है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट करता है, वही है हमारा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसको हम और एक्सप्लेन करते हैं और इसकी वैल्यू भी पता करते हैं कि क्या होगी। तो बच्चों जैसे ये क्या है, हमारी अर्थ, और इस पे हम क्या करते हैं, इसकी सरफेस पे एक कोई भी हम ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो कैपिटल M है वो किसे डिनोट कर रहा है, हमारी जो अर्थ है उसके मास को, और जो स्मॉल m है वो किसको डिनोट कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने अर्थ के सरफेस पर प्लेस किया है उसको। और इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, हमारी रेडियस।
ठीक है। और ये बच्चों जो हमारा जो अर्थ है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है और इनके बीच की जो दूरी है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड दैट बॉडी। यानी कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल होगा किसके किसके बीच, अर्थ एंड दैट बॉडी, ठीक है। तो बच्चों जैसे हमें पता है कि जो हमारा अर्थ का जो मास होता है वो कितना होता है 5.96 इंटू 10⁻24 kg और जो रेडियस होता है वो होता है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर और जो हमने बॉडी ली है उसका जो मास है हमने कितना रखा है 1 kg। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इक्वल हो जाएगा जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों जब हम इन सभी की वैल्यू को पुट कर देंगे यानी कि जो हमारा यूनिवर्सल जो कांस्टेंट है ग्रेविटेशन का वो और जो हमारा मास है वो दोनों का, अर्थ का और जो बॉडी है उसका, और क्या रखेंगे जो इसका रेडियस है उसको, तो रेडियस का क्या करना है हमको स्क्वायर। तो इन सब की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो ये बच्चों जो वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी की। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट है बच्चों हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों अभी हमने देखा कि जो अर्थ है हमारी वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो इसमें जो बच्चों फोर्स होता है वो क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन बच्चों क्या है, जब अट्रैक्ट करेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसमें क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तभी तो वो अर्थ की तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट करेगी। तो बच्चों यही जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी में वही हमारा कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि जब अर्थ क्या करेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करेगी तो उस दौरान क्या होगा, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस बॉडी में वही कहलाएगा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों इसको जो हम डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, स्मॉल g से, ठीक है। और इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये है बच्चों हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि जो इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अर्थ की तरफ अगर कोई बॉडी क्या होगी, अट्रैक्ट होगी और उसके अंदर जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो वो एक फिक्स डायरेक्शन में होगा। और ये बच्चों जो एक्सेलरेशन होगा उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, चेंज होता रहेगा। क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होता है कहाँ पे, पोल्स पे, और मिनिमम होता है हमारे इक्वेटर पे, ठीक है। यानी कि बच्चों जो हमारी अर्थ का सरफेस है उसके जो पोल्स हैं वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और मिनिमम कहाँ पे होगा, हमारी अर्थ के इक्वेटर पे। और बच्चों जो सेंटर होता है हमारी अर्थ का वहाँ पे जो g है, यानी कि जो g की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। तो बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है यानी कि जो हमारा स्मॉल g है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, एक फ़िक्स नहीं है। क्योंकि पोल्स पे ज़्यादा है तो इक्वेटर पे मिनिमम है और सेंटर पे तो ये 0 हो जा रही है। तो इसका एक मीन वैल्यू है जो हमें याद रखना है। तो बच्चों हमारा जो स्मॉल g है उसकी जो मीन वैल्यू है ऑन द अर्थ सरफेस वो हमारा कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू है। तो ये था बच्चों हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
आगे बच्चों है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो कैपिटल जी है हमारा वो है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जो हमारा स्मॉल जी है उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है। तो यहाँ पे बच्चों हम दो ऑब्जेक्ट लेंगे जिसमें एक होगा हमारा अर्थ और एक होगा कोई भी बॉडी, और इसको हम प्लेस करेंगे अपनी अर्थ के सरफेस पे, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा r। तो बच्चों जो कैपिटल M है वो किसका है, हमारी अर्थ का, और जो स्मॉल m है वो किसका है, जो बॉडी यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमने अर्थ की सरफेस पर प्लेस किया है वो। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो इनका लॉ ऑफ मोशन है उसके अकॉर्डिंग जो F है वो इक्वल होता है m इंटू ए। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों कि जो एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा वो किस वजह से होगा, ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसीलिए यहाँ पर हम ए की जगह किसको लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि होगा हमारा स्मॉल जी। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा F होगा वो इक्वल हो जाएगा m इंटू जी, ठीक है। और बच्चों जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है इक्वल हमारे कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, हमने कैपिटल M और स्मॉल m लिया है, तो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल हमारे कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, r स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और अब क्या करेंगे, जो हमने इन दोनों इक्वेशन को बनाया है इसको क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे। तो जब इसको हम बच्चों कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r स्क्वायर, और ये इक्वल होगा हमारे mg के। अब बच्चों हम इसको आगे सॉल्व करेंगे जो, तो हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा स्मॉल g वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, हमारा रिलेशनशिप कि जो स्मॉल g और कैपिटल G है इनके बीच का क्या रिलेशन है। तो बच्चों इसमें हम जानते हैं कि जो कैपिटल G है और जो कैपिटल M है इन दोनों की जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन जो स्मॉल g है और जो हमारा रेडियस है उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा स्मॉल g है वो किस पे वेरी करेगा, यहाँ पे जो हमारा रेडियस है यानी कि जो हमारा डिस्टेंस है उस पे वेरी करेगा। यानी कि बच्चों जब डिस्टेंस कम होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा स्मॉल g और कैपिटल G के बीच का रिलेशन। आगे बच्चों हमारा आएगा फ्री फॉल। तो बच्चों फ्री फॉल क्या है, हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को या तो अर्थ के डाउनवर्ड्स या फिर अपवर्ड ही क्या कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं। तो एक हाइट से क्या करते हैं हम, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के डाउनवर्ड्स फॉल करवाएंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि जैसे जैसे जो वो बॉडी है वो हमारी अर्थ के पास आती जाएगी तो उसका जो एक्सीलरेशन है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर किसी भी बॉडी को हम अर्थ के अपवर्ड क्या करेंगे, फॉल करवाएंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो एक्सीलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। यानी कि बॉडी जैसे जैसे ऊपर जाएगी उसका जो एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो वैसे वैसे कम होता जाएगा, और एक पॉइंट पे आकर क्या होगा, वो एकदम जीरो हो जाएगा, और फिर क्या होगा, वो वापस से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करेगा।
तो ये था बच्चों हमारा फ्री फॉल। अब हम जानते हैं मास एंड वेट के बारे में। तो अब बच्चों हम देखते हैं कि मास क्या है। तो मास क्या है, वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है जो एक बॉडी क्या करती है, कंटेन करती है। ठीक है, यानी कि एक बॉडी जितना भी मैटर कंटेन करेगी उसी की जो क्वांटिटी होगी वो कहलाएगी उस बॉडी का मास। और ये बच्चों एक कैसी क्वांटिटी है, ये है एक स्केलर क्वांटिटी। और इसका जो SI यूनिट है वो होता है हमारा kg। और ये एक बच्चों कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी कि बच्चों ये कभी भी चेंज नहीं होती है। अगर प्लेस चेंज हो तो भी ये जो मास है बॉडी का वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं वेट क्या होता है। तो बच्चों वेट क्या है, एक तरह का फोर्स है। ठीक है, तो बच्चों क्या है, द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स इट। यानी कि बच्चों वो फोर्स जिसके थ्रू क्या करती है, जो हमारी अर्थ है उस बॉडी को अट्रैक्ट करती है, तो वो फोर्स क्या कहलाता है, वेट। जिसे अभी हमने क्या देखा था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यही बच्चों जो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वही क्या है, हमारा वेट। क्योंकि बच्चों जो अर्थ क्या है, अट्रैक्ट करती है जिस फोर्स से किसी भी बॉडी को, वो क्या है, ग्रेविटी। और यही ग्रेविटी क्या होता है, वेट। ठीक है, और ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। और इसका जो SI यूनिट होता है वेट का वो होता है हमारा न्यूटन। और जो CGS यूनिट होता है वो होता है डाइन। तो ये बच्चों हो गया हमारा मास और वेट। आगे है बच्चों हमारा ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो हमारा जो MKS सिस्टम है उसमें जो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है वो है हमारा किलोग्राम फोर्स। ठीक है, तो MKS सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होगी फोर्स की, किलोग्राम फोर्स। तो क्या है बच्चों, 1 kg force is the force due to gravity on the mass of 1 kg। यानी कि ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स होता है हमारे 1 kg मास की बॉडी पे, उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 9.8 न्यूटन। और अगर बच्चों यही जो हमारा मास हो अगर kg की जगह 1 ग्राम हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 1 ग्राम फोर्स इज़ द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ मास ऑफ 1 ग्राम। ये हमारा इक्वल होगा 980 डाइन की। ठीक है, तो अगर जो मास है वो कितना होगा, 1 kg का, तो उस पे जो फोर्स होगा वो कितनी न्यूटन का होगा, 9.8 न्यूटन। और अगर जो मास होगा वो किस में होगा, ग्राम में, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 980 डाइन। ये दोनों वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर जब हम इनका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें वैल्यू को पुट करना होगा। तो ये थी ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये था बच्चों हमारा आज का क्लास, जिसमें हमने देखा न्यूटन के थर्ड लॉ को और ग्रेविटेशन के बारे में जाना, मास के बारे में जाना, वेट के बारे में जाना। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।